हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए, वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। देखिए, चैप्टर नंबर 4 है कि डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग और मांग का नियम। किसी भी वस्तु का मार्केट में मांग क्या है और मांग के नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। देखिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो चलिए, समझने के लिए बने रहिएगा आप लोग जरूर अंत तक। देखिए, मांग क्या है। सबसे यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि ये मांग जो होता है ये क्या होता है। तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है, उसे उसका मांग कहेंगे। याद रखिएगा, मांग किसे कहते हैं। तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता यानी कि एक कस्टमर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य होता है, उसे मांग कहेंगे। किसी निश्चित कीमत पर, किसी फिक्स कीमत पर एक कस्टमर जितना वस्तु खरीदने के लिए तैयार होता है ना, उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का मांग कहेंगे। अब हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं इस तरह से। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, तो किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ, किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है। किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ साथ व्यय करने की तत्परता भी हो। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यह कहेंगे कि मांग क्या होता है। तो किसी वस्तु का वह कीमत जिस पर उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के कौन कौन से तत्व हैं। मांग के कौन कौन से तत्व है। तो याद रखिएगा कि मांग के 5 तत्व हैं। क्या क्या। पहला, वस्तु की इच्छा। दूसरा, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, यानी कि जो हमें वस्तु क्रय करना है, जो परचेज करना है, उसके लिए मेरे पास पर्याप्त मनी कितना है। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता, उसके बाद चौथा है एक निश्चित कीमत। पांचवा है निश्चित समय अवधि। ठीक है, निश्चित समय अवधि। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मांग फलन क्या है। तो वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले, किसी वस्तु की, लिख सकते हैं इस तरह से कि किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को, किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहेंगे, मांग फलन कहेंगे। मांग फलन को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जो मांग फलन होता है उसको इस तरह से सूत्र के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र है, मांग फलन का सूत्र होता है कि dx बराबर f ब्रैकेट में है PR L PR Y, उसके बाद TF, मतलब dx इज इक्वल टू f के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है PRL इंटू PX इंटू Y इंटू T इंटू F। ठीक है, जहाँ dx इज इक्वल टू क्या हुआ, x वस्तु की मांग, यानी कि उस वस्तु का मांग जिसका हम लोग मांग फलन निकाल रहे हैं। f से होता फंक्शन, f इज इक्वल टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ PRI मतलब x वस्तु की कीमत। PRI जो लिखा है उसका कहने का मतलब है x जो वस्तु है उस वस्तु का कीमत क्या है। PR, यहाँ PR लिखा है, PR का मतलब संबंधित वस्तु की कीमत, मतलब PRI मतलब उस वस्तु का कीमत, और PR मतलब उसी वस्तु से रिलेटेड
दूसरा वस्तु का कीमत, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू उपभोक्ता की आय, ठीक है, उपभोक्ता का इनकम, और टी को सूचित क्या आता है, उपभोक्ता का रुचि, यानी उस वस्तु को खरीदने के प्रति कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद एफ इज इक्वल टू भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में उस वस्तु का कीमत जो बढ़ता है उसका संभावना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, शायद आपको दिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा यहाँ प्रिंट जो है ना प्रिंट करते समय थोड़ा ब्लैक हो गया। चलिए मांग फलन के प्रकार बताएं, मांग फलन के प्रकार बताएं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मांग फलन के निम्न दो प्रकार है, क्या क्या, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। मांग फलन के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन होता है। उसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक बताएं। तो देखिए मांग को प्रभावित करने वाला जो तत्व अथवा घटक है वो निम्न है। पहला वस्तु की उपयोगिता, दूसरा आय स्तर, ठीक है, वस्तु कितना, जो वस्तु है उस वस्तु का उपयोग कितना है। आय स्तर मतलब जो कस्टमर है, जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं, उसका इनकम क्या है, ठीक। उसके बाद वस्तु की कीमत, उस वस्तु का कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है। अगला संबंधित वस्तु की कीमत, यानी कि उसी वस्तु से रिलेटेड दूसरा वस्तु का कीमत क्या है, ठीक। तो याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, याद रखिएगा मांग को प्रभावित करने वाला तत्व या घटक क्या हुआ। तो पहला हो गया वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, वस्तु का कीमत और संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग तालिका क्या है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बार बार आएगा। क्वेश्चन है मांग तालिका क्या। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आंसर है, देखिए यहाँ आपको शायद दिखने में परेशानी होगा, तो कोशिश करना कि मैं जो बोल रहा हूँ इसी से आप सुन करके आपका नोट बना सकते हैं। देखिए किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं को क्या लिखा है, बनाने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। क्या बोले, किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं को बनाने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है, ठीक है। एक निश्चित समय में किसी वस्तु का कीमत और उसको मांग करने वाली जो तालिका होता है, मांग करने वाली जो मात्रा होता है, वो उसका तालिका मांग तालिका कहलाता है। इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, यानी कि आप ये वाला आंसर लिखिए या नीचे वाला, ठीक। दूसरे शब्दों में एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर, एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती है, यदि इसे एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह मांग तालिका कहलाता है। अब आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक निश्चित समय में किसी वस्तु का कीमत और उसका मार्केट में जो डिमांड होता है उसका जब एक तालिका बनाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मांग तालिका। एक निश्चित समय में किसी वस्तु का कीमत और मांगी गई मात्राओं का तालिका मांग तालिका कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांग तालिका के प्रकार बताएं। जो मांग तालिका है उसका प्रकार क्या होता है। तो मांग तालिका का याद रखना दो प्रकार होगा, एक व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा बाजार मांग तालिका। मांग तालिका के कितने प्रकार, दो प्रकार, व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा बाजार मांग तालिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत मांग तालिका जो होता है वो क्या होता है। तो मांग तालिका के बारे में हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, किसी वस्तु एक निश्चित समय में किसी वस्तु का कीमत और उसका जो मांग है वो मांग तालिका कहलाता है। तो यहाँ मांग तालिका दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा बाजार मांग तालिका। अब प्रश्न ये बनता है कि जो व्यक्तिगत मांग तालिका होता है वो क्या होता है, ठीक। चलिए इसका आंसर समझते हैं।
जब किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, जब किसी विशेष किसी खास पार्टी द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्राओं को एक तालिका द्वारा दर्शाया जाए तो यह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाता है। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, किसी खास सप्लायर द्वारा किसी वस्तु का जो कीमत है, ठीक है, किसी वस्तु का कीमत और मांगी गई मात्रा का जब हम एक तालिका में दिखाते हैं, इसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका याद रखिएगा, किसी खास व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी खास व्यक्ति द्वारा मांगी गई वस्तुएं और उसका कीमत, मांगी गई वस्तुएं और उसका कीमत का जब हम एक तालिका बनाते हैं उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए बाजार मांग तालिका क्या होता है। बाजार मांग तालिका क्या है? तो यदि हम किसी निश्चित समय पर, यानी कि 2 साल 4 साल 1 साल 2 महीना 4 महीना, इसको बोलेंगे निश्चित समय। तो यदि हम किसी निश्चित समय पर उपलब्ध सभी व्यक्तिगत मांग मतलब जितने भी पार्टी ने पर्सनली ऑर्डर किया था सभी पार्टी का तालिकाओं का योग कर ले तो उसे बाजार मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं? किसी खास पार्टी का जितना क्वांटिटी डिमांड किया और जितना रेट वाला डिमांड किया उसका जब हम एक तालिका बनाते हैं वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगा। बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं? तो जितने भी खास व्यक्ति ने वस्तु का मांग किया, ठीक है, उसका जब कितना क्वांटिटी मांग किया और कितना रुपया का मांग किया, जब सबका मिला करके सभी पार्टी का सभी खास व्यक्ति का जब हम एक साथ तालिका बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बाजार मांग तालिका कहेंगे। ठीक है, जितने भी पार्टी ने पर्सनली ऑर्डर दिया, जितने भी व्यक्तिगत मांग है, जितने भी व्यक्तिगत, यानी कि ये समझ जाओ ना, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तिगत मांग तालिका को जब हम एक साथ एक ही तालिका में दिखाते हैं इसे बाजार मांग तालिका कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग वक्र क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है यही प्रश्न कि मांग वक्र क्या होता है। ठीक, समझिएंगे। आंसर है मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। यानी कि जो मांग तालिका होता है, ठीक है, मांग तालिका को जब हम ग्राफ में सीधा समझो कि जो मांग तालिका होता है उस तालिका को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, इसे मांग वक्र कहेंगे। बड़ा ही सिंपल है। जो मांग तालिका होता है उसका जब हम ग्राफ बना लेते हैं तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे? मांग वक्र कहेंगे। यह मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्राओं के बीच विपरीत संबंध बताता है। ये जो मांग वक्र होता है कि वस्तु का कीमत और मांगी गई मात्रा, मांग वक्र क्या बताता है? वस्तु का कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच उल्टा संबंध बताता है। मांग वक्र वस्तु का कीमत और मात्रा के बीच उल्टा संबंध दिखाता है। ठीक है, यानी कि कीमत बढ़ेगा तो क्या हुआ? मांग घटेगा, यानी कि मांग अगर घटेगा तो कीमत बढ़ेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिए। अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसका क्या होगा? किसी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसका कीमत बढ़ेगा। ऐसे एक सेकेंड देखिए, मांग वस्तु का कीमत और मांग के बीच उल्टा संबंध, यानी कि अगर मांग और कीमत के बीच में ना, तो अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो मांग क्या होगा? घटेगा। हाँ, किसी वस्तु का अगर कीमत मार्केट में बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? उल्टा, मांग घट जाएगा। और किसी वस्तु का अगर मांग गिर रहा है तो उसका कीमत क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा, मांग घटेगा, मांग घटेगा, कीमत बढ़ेगा, यानी कि उल्टा संबंध दिखाता है। ठीक है, इसी कारण मांग वक्र क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि मांग वक्र का ढाल जो होता है किस ओर रहता है। तो याद रखना कि मांग वक्र का ढाल जो है बाएं से दाएं, याद रखना मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इस तरह से ये ग्राफ है, मांग वक्र का ढाल जो है ना इस तरह से, ये बायां है, बाएं से दाएं इस तरह से गिरेगा। ठीक है, इस तरह से। तो मांग वक्र का ढाल किस तरह से गिरेगा? बाएं से दाएं। और मांग वक्र क्या होता है?
तो मांग वक्र क्या होता है, जब हम मांग तालिका को ग्राफ में दिखाते हैं तो इसे मांग वक्र कहेंगे। और मांग वक्र जो है ना, किसी वस्तु का कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच उल्टा संबंध दिखाता है, ठीक है। और मांग वक्र का डाल क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर इस तरह से गिरते हुए चल जाता है, बाएं से दाएं की ओर गिरते हुए चल जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मांग वक्र का डाल किस प्रकार होता है, तो याद रखना बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ये ऑब्जेक्टिव है आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र के प्रकार बताएं। जो मांग वक्र है उसके कितने प्रकार है, तो याद रखिएगा 2 प्रकार है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था ना, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग पढ़ा था। तो व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र भी होगा। आइए इसको हम आगे समझते हैं कि व्यक्तिगत जो मांग वक्र होता है ये क्या होता है। ये तो इसका क्वेश्चन हालांकि बना नहीं है क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, तो जो व्यक्तिगत तालिका होता है ना, जब हम व्यक्तिगत तालिका से ग्राफ बना लेते हैं तो उसके कहेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। फिर उसके बाद बाजार मांग वक्र किसे कहेंगे, तो जब हम बाजार मांग तालिका से जब ग्राफ बना लेते हैं तो उसे बाजार मांग वक्र कहेंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है ये। चलिए आगे की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थापन्य वस्तु क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम के लिए, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए अस्थापन वस्तु वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। अस्थापन्य वस्तु वह वस्तु है जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी, ठीक, ये दोनों क्या है, अस्थापन्य वस्तु है। इसके बाद चीनी और गुड़, ठीक है, दोनों क्या है, अस्थापन्य वस्तु है, मतलब दोनों का क्या है, मीठा। चाय और कॉफ़ी मतलब चाय बनाने में काम आता है। चीनी और गुड़, ये दोनों का गुण क्या है, मीठा है। यदि अन्य बातें समान रहे तो एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। यदि अन्य बातें समान रहे मतलब इसके अलावा मतलब बाकी सारा चीज़ अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की मांग में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की मांग में क्या होगा, धनात्मक संबंध होगा, ठीक है। यानी कि एक वस्तु का अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। यानी कि जो एक वस्तु का कीमत अगर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो उसका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। किसी वस्तु का कीमत अगर गिर रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, कीमत अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक वस्तु क्या है। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो पूरक वस्तु वह वस्तु है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ प्रयोग की जाती है। पूरक वस्तु वह वस्तु है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ प्रयोग की जाती है। जैसे स्कूटर और पेट्रोल, स्याही और कलम, ठीक है। स्कूटर और पेट्रोल क्या होगा, पूरक वस्तु वह वस्तु है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ प्रयोग की जाती है। जैसे स्कूटर, ठीक है, उसके साथ साथ पेट्रोल, स्याही में कलम, ठीक है, ETC। इनमें से एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे मान लो कि स्कूटर का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, पेट्रोल का भी दाम घटेगा, ठीक। चलिए तो पूरक वस्तु क्या होता है, पूरक वस्तु वह वस्तु होते हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ प्रयोग किया था, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ प्रयोग किया था। जैसे अगर हमें स्कूटर चलाना है तो पेट्रोल लेना है, कलम चलाना है तो स्याही लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु का क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु क्या है, श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए एक तो इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से जो भी 10-15 क्वेश्चन आ जाएगा तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है। तो श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु क्या होता है, आंसर है श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु वे वस्तुएं हैं
जिनमें कीमत और मांगी गई मात्राओं में, जिनमें कीमत और मांगी गई मात्राओं में धनात्मक संबंध होता है। श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिनमें कीमत और मांगी गई मात्राओं में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। देखिए कस्टमर का इनकम बढ़ेगा तो वस्तु उसको ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। यानी कि कस्टमर का अगर इनकम में वृद्धि होता है तो वस्तु का क्या होता है, मांग में वृद्धि होता है। और आय में कमी होने पर, किसी वस्तु का अगर इनकम कम हो रहा है तो क्या होगा, मांग में कमी होगा, ठीक है। तो श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु क्या है, तो श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनमें कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है। जिनमें कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगा, अगर इनकम घटेगा तो वस्तु का डिमांड क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलिए बड़ा आसान है ये। आगे देखिए घटिया अथवा निम्न वस्तु क्या है, घटिया अथवा निम्न वस्तु क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए घटिया वस्तु वे वस्तु है जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखते हैं। घटिया वस्तु वे वस्तु है जिन्हें कस्टमर हीन वस्तु से, मतलब ना खरीदने के उद्देश्य से देखते हैं और आय पर्याप्त ना होने के कारण मजबूरीवश उपभोक्ता इस्तेमाल करता है, ठीक है। घटिया वस्तु वह वस्तु होता है जिसे कस्टमर खरीदना तो नहीं चाहते हैं लेकिन उसका इनकम कम होने के कारण क्या होता है, उसकी मजबूरीवश उस वस्तु को खरीदना पड़ता है। जैसे मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज क्या होता है, कोई भी जो कस्टमर होता है वो मोटा अनाज एक तो खरीदना नहीं चाहते हैं, बस उसका इनकम कम होने के कारण क्या होता है कि उसको खरीदना पड़ता है। उसके अलावा मोटा कपड़ा, ठीक है, इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोग का बिहार बोर्ड में, काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। गिफिन का विरोधाभास क्या होता है, गिफिन का प्रथम नियम, विरोधाभास नियम, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। गिफिन का विरोधाभास नियम, विरोधाभास क्या है, देखिए विरोधाभास मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है, उल्टा, ठीक। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए आंसर है इसका, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, यदि कस्टमर का इनकम बढ़ता है तो उपभोक्ता घटिया वस्तु का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तु को उपभोग में वृद्धि कर देता है। देखिए अगर कस्टमर का क्या हुआ, इनकम बढ़ेगा तो क्या हुआ, जो घटिया क्वालिटी का सामान है वो अब नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। यदि कस्टमर का अगर इनकम बढ़ता है तो वो क्या होता है, घटिया क्वालिटी का माल नहीं खरीदता है बल्कि अच्छे क्वालिटी का माल खरीदता है। इसलिए घटिया वस्तु के लिए, इसलिए जो घटिया वस्तु रह गया उसके लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल हो जाता है। देखिए कस्टमर का क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, वो घटिया वस्तु इस्तेमाल करना छोड़ देगा, अच्छी वस्तु का इस्तेमाल करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो घटिया वाला वस्तु था उसका जो मांग ढाल होगा, यानी कि उसका मांग में क्या होगा, गिरेगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा उसका मांग, ठीक। चलिए आगे समझते हैं कि आय मांग के इस विरोधाभास पर इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला, ठीक है। इस मांग का जो विरोधाभास है, ठीक है, जो विपरीतार्थ कंडीशन है, इस पर सबसे पहले जो चर्चा किया था वो इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे और रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। उन्होंने इस नियम के बारे में सबसे पहले प्रकाश दिया, सबसे पहले चर्चा किया। इनके सम्मान में क्या होता है, इनके सम्मान में हम इसे गिफिन का विरोधाभास नियम कहते हैं, ठीक है। गिफिन का विरोधाभास नियम इसलिए कहते हैं, देखिए गिफिन का अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो गिफिन का विरोधाभास नियम किसे कहते हैं, तो आप बना करके ये लिखिएगा कि गिफिन का विरोधाभास नियम ये था कि जो श्रेष्ठ वस्तु है, ऐसे लिखेगा कि गिफिन का विरोधाभास नियम क्या है, तो गिफिन का विरोधाभास नियम यह है कि किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का यानी उपभोक्ता का आय में वृद्धि होती है तो वह उपभोक्ता घटिया किस्म का वस्तु खरीदना छोड़ देते हैं, उसके स्थान पर बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घटिया वस्तु का डिमांड घट जाता है, ऋणात्मक हो जाता है उसका मांग। और इसका जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने किया था, इसलिए इन्हें इनके सम्मान में गिफिन का विरोधाभास नियम कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, आंसर है अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम हमें बताता है। देखिए अन्य बातें अगर समान रहता है, यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ठीक है, तो मांग का नियम हमें क्या बताता है
मांग का नियम बताता है हायर द प्राइस, यानी कि अगर वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, लोअर द डिमांड। देखिए अन्य बातें अगर समान रहता है तो मांग का नियम ये बताता है कि हायर द प्राइस, अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, लोअर द डिमांड, तो उसका कीमत क्या होगा, उसका मांग क्या होगा, घटेगा। कीमत बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, सामान का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। एंड लोअर द प्राइस, अगर वस्तु का कीमत घट रहा है, हायर द डिमांड, तो उसका मांग क्या हुआ, बढ़ेगा। अब देखिए आपको हम सिंपली लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, मांग का नियम क्या है। तो ये देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि अन्य बातें अगर समान रहता है तो मांग का नियम यह बताता है कि अगर किसी वस्तु का क्या होता है, कीमत बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। और किसी वस्तु का कीमत अगर घट रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अर्थात हम कह सकते हैं, यानी कि इसको लिख दें, अर्थात किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसका क्या होगा, मांग घटेगा। और किसी वस्तु की कीमत में क्या होगा, कमी होने पर उसका मांग क्या होगा, बढ़ेगा। यह मांग का गुणात्मक नियम है, गुणात्मक कथन है। ठीक है, चलिए आगे आपको समझ में। मांग का नियम क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का कीमत में अगर वृद्धि होता है तो उसका मांग घटेगा, और मांग में अगर कमी होता है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है। ये जो बार बार हम बोल रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, तो ये अन्य बातें समान रहने पर क्या होता है ये, ठीक है, कौन सी क्रिया का नाम है ये, आइए इसको समझते हैं। देखिए अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य ये हुआ, निम्नलिखित हुआ। क्या क्या हुआ अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य, कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि कस्टमर का जो इनकम है, अगर कोई व्यक्ति 15,000 पर मंथ कमा रहा तो उसका 15,000 पर मंथ उसका इनकम होना चाहिए, मतलब घटना भी नहीं चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक, एक पॉइंट ये। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, यानी कि कस्टमर का इंटरेस्ट, स्वभाव, पसंद, ठीक है, इत्यादि में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अन्य बातें समान रहने का मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर है उसका इनकम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो इनकम इंक्रीज होना चाहिए ना तो डिक्रीज होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट और ठीक है रुचि, फैशन, ये सब जो है ना परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसी में तीसरा पॉइंट है, कि स्थापन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। स्थापन्य वस्तु का कीमत में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य में उस वस्तु का कीमत में, जो वस्तु के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उस वस्तु का कीमत भी बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य बातें समान। तो आगे आपको समझ में, अन्य बातें समान रहने का उद्देश्य क्या हुआ कि जो कस्टमर है उसका इनकम ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज करना चाहिए। दूसरा, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उस वस्तु के प्रति वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्थापन्य वस्तु है उसका कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वो जो वस्तु है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो वस्तु है उसका भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और भविष्य में उस वस्तु का कीमत ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इन सभी पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम के लिए, कि मांग वक्र का ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है, वो क्यों होता है। ठीक, आइए इसका आंसर को समझते हैं। देखिए मांग वक्र का ढाल जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इस तरह से बाएं से दाएं क्या होता है, नीचे की ओर गिरते चल जाता है। ठीक है, तो मांग वक्र का ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह वक्र बाएं से दाएं और नीचे गिरता है, जिसका अर्थ है कीमत कम होने पर वस्तु की खरीदी जाती है। कीमत कम होने पर क्या होता है, वस्तु अधिक खरीदी जाती है, और कीमत अधिक होने पर वस्तु कम खरीदी जाती है। ठीक है, ये इसके कारण क्या होता है, मांग वक्र का ढाल जो है वो नीचे की ओर ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको समझिए। मांग वक्र का ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है, क्यों होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि मांग वक्र का ढाल जो होता है ना ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वस्तु का कीमत क्या होता है, बढ़ने पर उसका मांग घटता है, और वस्तु का कीमत घटने पर उसका मांग बढ़ जाता है।
ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं तक हम लोग का जो समाप्त होता है, ये चैप्टर नंबर 4 था, ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको टोटल सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें इसके बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।